मैं डॉक्टर दयानंद, मुख्य वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्र आभूषण झुंझुनू। और आज के इस सार्थक संवाद कार्यक्रम में हमारे बीच आदरणीय मोदी जी, चिरंजन सिंह जी, पालीवाल जी, सहल जी और सभी सम्मानित साथी। 2 दिन पहले मैं किसी ऑफिस के काम से जयपुर गया हुआ था और सहल जी का बहुत दिनों बाद फोन आया था, बहुत दिनों बाद, कि डॉक्टर साहब इस तरह का एक प्रोग्राम हम कर रहे हैं। और आज सर फतेहपुर में जो हमारा एग्रीकल्चर जोन है, जिसमें सीकर, झुंझुनू और नागौर तीनों जिले आते हैं, उसका भी एक प्रोग्राम था, 2 दिन का था। लेकिन मैंने कल ही एक दिन में निपटा करके, और क्योंकि आपका जो टॉपिक था, आपका जो बिंदु था, जो संवाद का कार्यक्रम था, वो कुछ इस तरह का था कि पानी पर बात हो रही है तो जरूर हमें चलना चाहिए। और मुझे याद है कि इस संस्था में मैं आज दूसरी बार आया हूँ और दोनों बार ही पानी पर ही चर्चा करने के लिए आए हैं। एक बार आपने सुंदराराम जी को बुलाया था, जिन्होंने 1 लीटर पानी में पौधे लगाने की टेक्नोलॉजी को यहाँ डेमोन्स्ट्रेट भी किया था। उनका पद्मश्री के लिए सम्मान कार्यक्रम था, तो मैं उसमें भी आया था। तो बहुत खुशी की बात है कि आज हम एक ऐसे ज्वलंत मुद्दे के ऊपर बात कर रहे हैं। और जब पानी की बात आती है तो मैं रास्ते में जब केवीके से चला तो सोच भी रहा था, मुझे नहीं ध्यान था कि निरंजन सिंह जी यहाँ मिलेंगे, लेकिन मैं सोच रहा था कि शायद अपने को सहल जी को कहना चाहिए था कि पानी की बात हो रही है तो निरंजन सिंह जी को जरूर बुलाना चाहिए। लेकिन ये तो सहल जी शायद मेरे से पहले सोच चुके थे और आपको बुला चुके थे, क्योंकि जब निरंजन सिंह जी की बात होती है तो 2 बात जरूर याद आती है, पानी और गाय। आपने गौशालाओं के मामले में भी जिले में एक अनुकरणीय कार्य किया है, पानी के मामले में भी आपका बहुत अच्छी काम किया है। जहां तक पानी की बात है तो हम सब जानते हैं कि पानी के बिना कुछ नहीं है। बहुत से स्लोगन हैं, जल नहीं तो कल नहीं, और पता नहीं क्या क्या हम सब जानते हैं, सुनते भी हैं, पढ़े भी हैं, देखे भी हैं। लेकिन ये भी एक कटु सत्य है कि आज भी पानी का जो उपयोग हमें एक सही तरीके से करना चाहिए वो हो नहीं रहा है। चाहे वो खेती की बात हो, चाहे उद्योग की बात हो, चाहे एक घरेलू जीवन की बात हो, पानी का जो वेस्टेज है वो बहुत ज्यादा हो रहा है। जो आंकड़े हैं वो ये बता रहे हैं कि पानी की उपलब्धता है वो दिन प्रतिदिन घटती जा रही है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है, खेती में नई नई फसलें आ रही हैं, और बरसात का पैटर्न है वो भी चेंज हो रहा है, जलवायु परिवर्तन है वो भी चेंज हो रहा है। अभी आप बता रहे थे तो मैं सोच रहा था कि सांगरी, सर मेरे पास इतने किसानों के फोन आते हैं कि सांगरी की गांठ बन रही है, सांगरी नहीं लग रही है। और हम सबको पता है कि ये जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है वो ही उसके पीछे कारण है, क्योंकि कैर था, सांगरी थी, फोग था, छिकोड़ी है, ये सब हमारी गर्म जलवायु के पौधे थे। और जब से हमने इनके साथ में छेड़छाड़ या जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो उसके बाद में बिल्कुल इनके एक तरह से दर्शन ही दुर्लभ हो रहे हैं और पूरा पैटर्न चेंज हो रहा है। जहाँ बरसात कम हो रही थी वहाँ ज्यादा हो रही है, जहाँ ज्यादा थी वहाँ कम हो रही है। तो इसलिए बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है। लेकिन अगर जल की बात हम करें तो जल एक ऐसा घटक है जिसके साथ साथ जमीन भी जुड़ी हुई है, जानवर भी जुड़ा हुआ है, जंगल भी जुड़ा है, जनमानस भी जुड़ा है। जल की बात करते हैं तो अकेला एक जय नहीं, 5 जय की बात होती है। जल, जमीन, जंगल, जानवर और जनमानस, ये सब आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर जल का हम सही सदुपयोग नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली एक दूसरे से प्रभावित होते होते जनमानस तक हम आ जाते हैं। पानी के बारे में जितनी हम बात करें उतनी ही कम है। हम जानते हैं कि खेती में लगभग टोटल जो पानी है उसका 85 से 90% पानी है वो खेती में काम आ रहा है। जो बचा है 12-13% पानी वो उद्योग और घरेलू उपयोग में काम में आता है। तो जब 87% पानी खेती में काम आ रहा है तो सबसे बड़ी एक चुनौती ये बनती है कि भाई खेती में पानी का बहुत ही समुचित उपयोग किया जाना चाहिए। उसमें हमें इस तरह की, जैसे आप अभी बता रहे थे कि गेहूं की खेती, जो रिसर्च स्टडी है, अनुसंधान के जो हमारे परिणाम है वो ये बताते हैं कि गेहूं है वो चना और सरसों से लगभग 3 गुना पानी लेता है।
यानी अगर हम 1 हेक्टेयर एरिया में गेहूं बो रहे हैं तो लगभग 3 से 4 हेक्टेयर एरिया में चना अथवा सरसों की खेती कर सकते हैं। हालांकि ये जिला एक, निरंजन सिंह जी, बड़ा यूनिक जिला है देश में कि जहां फ्लड सिस्टम से इरिगेशन नहीं, क्यारी विधि से सिंचाई बड़ी मुश्किल से कहीं ढूंढने से मिले तो मिले। अदरवाइज एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि 100% स्प्रिंकलर सिस्टम, और 100 नहीं, हम तो कह सकते हैं कि 200%, क्योंकि हर किसान के पास में लगभग डबल सेट है। लेकिन अब स्प्रिंकलर से भी आगे हमें बढ़ने की जरूरत हो गई। आप अभी बता रहे थे कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो इवोपोरेशन भी बढ़ता है, ट्रांसपायरेशन भी बढ़ता है, जमीन की सतह से या पौधे की सतह से जो पानी का नुकसान होता है उड़ के जाता है, वो टेम्परेचर के साथ उसका एक डायरेक्ट कोरिलेशन है। तो इसलिए अब जरूरी ये हो गया है कि स्प्रिंकलर से भी हम आगे बात करें, चाहे मिनी स्प्रिंकलर है, चाहे ड्रिप मेथड्स हैं, चाहे ड्रिप के साथ में मल्चिंग है, जो आजकल हम देखते हैं गाँव में जाते हैं, खेतों में जाते हैं, काश्तकार हमारे यहाँ के काश्तकार वैसे बहुत नवाचारी है। कोई भी खेती में नई तकनीक आती है तो चाहे सभी नहीं अपनाए, लेकिन कुछ ऐसे नवाचारी किसान हैं कि उसको बहुत बढ़ चढ़ करके भी अपनाते हैं। मल्च की बात हो, ड्रिप की बात हो, मिनी स्प्रिंकलर की बात हो, लो टनल की बात हो, और आजकल जब हम गाँव में जाते हैं तो देखते हैं कि फार्म पॉट, ये एक मेरे हिसाब से जिले के लिए, खेती के लिए और वर्षा जल संग्रहण के लिए एक बहुत बड़ा और एक बहुत ही अच्छा कदम साबित हो सकता है, फार्म पॉन्ड वाली कॉन्सेप्ट। और जब हम गाँव में जाते हैं तो देखते हैं कि संख्या भी बढ़ रही है, प्लस जो किसानों का रुझान है वो भी बढ़ रहा है, और उसके जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। क्योंकि एक अगर कोई काश्तकार बहुत बड़े एरिया में भी नहीं कर सकता तो कम से कम उसकी, क्योंकि जिले में एक ये जरूर चैलेंज है, चुनौती है कि जोत छोटी है, जमीन है वो बढ़ती जा रही है, जोत है वो छोटे होते जा रहे हैं। लेकिन फार्म पॉन्ड है वो एक छोटी जोत पर भी आसानी से किया जा सकता है। और जो वाटर हार्वेस्टिंग, बरसात का जल जो संग्रहण है, वो एक बहुत ही अच्छी चीज है। क्योंकि अगर हम औसत रेनफॉल की बात करें जिले की, तो कम से कम भी अगर 400 मिलीमीटर की बात करें, हाँ बताइए, अभी बताइए, अगर 400 मिलीमीटर भी बरसात हो रही है, अपना एवरेज यहाँ 417, 425, 450 तक जाता है, लेकिन अगर हम कम से कम 400 मिलीमीटर की भी बात करें तो 1 हेक्टेयर एरिया में अगर 1 सेंटीमीटर बारिश होती है, 10 mm बारिश होती है, तो 1 लाख लीटर पानी होता है। 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर इक्वल टू 1 लाख लीटर। तो 400 मिलीमीटर का मतलब हो गया 40 सेंटीमीटर। तो 400 mm बारिश हो रही है, इसका मतलब 1 हेक्टेयर एरिया में 40 लाख लीटर पानी आ रहा है पूरे साल तक। अब अगर हम उसको फार्म पॉन्ड के माध्यम से या वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर के माध्यम से अगर हम उसको कलेक्ट करें, स्टोर करें और उसको दोबारा से यूज करें, इसमें 3 बात है, कलेक्शन, स्टोरेज एंड रीयूज। पहले उसको कलेक्ट करें, स्टोर करें और उसको दोबारा से खेती में उपयोग करें। और बहुत अच्छे अच्छे मॉडल भी हैं, आपने तो निरंजन सिंह जी देखे भी हैं, केवीके के ऊपर वाटर हार्वेस्टिंग का इतना सक्सेसफुल मॉडल है। पूरे फार्म का बरसात का पानी उसमें आता है। केवी के फार्म पर 3 ट्यूबवेल हैं, 2 ट्यूबवेल हमने वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर के दोनों किनारों पर बना रखा है, और एक है वो ऑफिस के पास में है। जो ऑफिस के पास है उसकी वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर से दूरी है वो लगभग 400 मीटर के आसपास है। अगर हम क्वालिटी की बात करें तो जो 400 मीटर दूरी के ऊपर ट्यूबवेल है उसके पानी की क्वालिटी और जो वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर के ऊपर 2 ट्यूबवेल है उनकी क्वालिटी में दिन और रात का फर्क है। फार्म पर हम हर साल 200-300 क्विंटल चने का बीज करते हैं। दलहन फसल होती है, वो पानी की क्वालिटी या कह सकते हैं कि लवण है, नमक है, साल्ट है, उसके प्रति सबसे ज्यादा संवेदनशील होती है, नाजुक होती है। डॉक्टर साहब बताया करते थे हनुमान प्रसाद जी की जब सबसे पहले चना बोना शुरू किया तो गांव वाले कहते थे कि क्यों चने का बीज डाल रहे हो, यहाँ चना होगा। लेकिन एक वो वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर जिसमें पूरे केवीके का पानी बरसात का इकट्ठा होता है, वो नीचे से कच्चा है, पूरा पानी रिचार्ज होता है, उसके दोनों किनारों पर 2 ट्यूबवेल है। एक ट्यूबवेल आज 28 साल से चल रहा है, एक ट्यूबवेल 2007 में बना था, यानी कि 18 साल से चल रहा है, और मुझे केवीके पर 19 साल हो गए।
आज तक उन दोनों ट्यूबवेल को 1 इंच भी गहरा करने की आवश्यकता नहीं। तो आप देखिए कि कितना एक सक्सेसफुल मॉडल है कि क्वालिटी भी और क्वांटिटी भी, ना उसको गहरा करना पड़ रहा है और कितना उसका मीठा पानी है कि जो लोग कहते थे कि चने का बीज उत्पादन यहाँ हो नहीं सकता, वही हम सालाना 200 से 300 क्विंटल चने का बीज पैदा कर रहे हैं। तो ये जो वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर की बात है, ये खेती के लिए बहुत आवश्यक है। अभी आप तो कह रहे थे फार्म पॉन्ड की बात, कि अगर इतना बड़ा हम नहीं कर सकते, मान लो जो तो छोटी होती जा रही है, तो एक फार्म पॉन्ड नाम से नई स्कीम आई है केंद्र सरकार की, है ना, उसके ऊपर अनुदान भी है। उसमें छोटे का अलग है, बड़े का अलग है, और हमने देखा होगा कि जेसीबी की सहायता से उसको खोद करके उसके अंदर प्लास्टिक की सीट लगा देते हैं और उसको उसको इस खेत में इस तरह से बनाया जाता है कि पूरे खेत का पानी बह करके और उसके अंदर आए, पूरा पानी है वो उसके अंदर बह करके आए। और जिले में बहुत अच्छे अच्छे सक्सेसफुल मॉडल भी हैं कि वो भर भी रहे हैं, कई लोग उससे सब्जी कर रहे हैं, कई लोग उससे नर्सरी कर रहे हैं, कई लोग उससे खेती भी कर रहे हैं। और कुछ लोगों ने मैंने एक दो ऐसा भी देखा कि उन्होंने जैसे उसे कैपेसिटी से बड़ा बना रखा है, और लीन पीरियड आता है तो थोड़ा उसमें ट्यूबवेल का पानी भर लेते हैं और बाकी उसमें पानी बरसात का आ जाता है, दोनों मिक्स हो जाते हैं। दोनों मिक्स हो जाते हैं तो मात्रा भी बढ़ जाती है, क्वालिटी में भी सुधार हो जाता है। तो ये जो फार्म पॉन्ड की स्कीम है, इसको बहुत ही मोटिवेट करने की आवश्यकता है किसानों के लिए। और खास तौर से अभी आप बता रहे थे, देखो जिले के अंदर 3 तरह की बहुत ही यूनिक एग्रो इकोलॉजिकल सिचुएशन है। मतलब ऐसी सिचुएशन जो झुंझुनू में है, ऐसी शायद राजस्थान के किसी जिले में मिलेंगे। हम जब उत्तर और पश्चिमी दिशा से जिले में प्रवेश करते हैं तो टीले, रानू मिट्टी, जिसमें ना खुराक है ना वो पानी को रोक पाती है, वहाँ की जो ग्राउंड वाटर की क्वालिटी है, जमीन का पानी है, वो नमकीन है, ट्यूबवेल वहाँ पर बहुत कम है तो सक्सेसफुल नहीं है, जिसमें हमारा मंडावा और मलसीसर एरिया आता है। आंधी भी आती है, सैंड ड्यून्स टीले भी बनते हैं, और लगभग लगभग एक ही फसल वहाँ होती है। ठीक है, पिछले कुछ टाइम से वहाँ पर ट्यूबवेल हो रहे हैं, वो एक अलग बात है। दूसरी तरह की सिचुएशन जो हम जहाँ बैठे हैं, प्लेन्स, मैदानी एरिया, पानी की क्वालिटी बहुत अच्छी, जमीन भी कंपेरेटिवली अच्छी, लेकिन वहां पिछले 15 से 20 साल में जमीन का जो पानी का स्तर है वो दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। वहां जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ग्राउंड वाटर डिप्लीशन, और उसका कारण कि वहां क्वालिटी अच्छी थी, हमने अति दोहन किया, जरूरत से ज्यादा उस पानी को हमने निकाला, हमने कलेक्शन और स्टोरेज वाला काम किया ही नहीं, जिसमें हमारा ये नवलगढ़, चिड़ावा और झुंझुनू ये एरिया आता है। तीसरी जो सिचुएशन, उदयपुर वाटी, खेतड़ी, सिंगाना, पहाड़ी एरिया, जिसमें ग्राउंड वाटर का लेवल है वो पूरा मानसून पर निर्भर है। एक तरह से अगर बारिश अच्छी आ गई तो लेवल ऊपर आ गया, बारिश नहीं आई तो पीने के पानी के भी लाने पड़ गए, है ना। और जमीन है वो पथरीली भी है, ग्राउंड वाटर की क्वालिटी भी वो एक अलग तरह की है। तो जिले में ये बिल्कुल से 3 तरह की क्लियर कट एग्रो इकोलॉजिकल सिचुएशंस हैं, जो इस तरह की शायद ही किसी जिले में मिलती है, 3 तरह की सिचुएशन। तो इसलिए बरसात का पानी है वो हमारे लिए बहुत बड़ा वरदान है। बात यह है कि हम उसको किस तरह से ज्यादा संग्रहित करें, अब चाहे वो खेत में करें चाहे हम घर में करें, क्योंकि जैसे जैसे जो आधुनिक जीवन आ रहा है, मॉडर्न लाइफ आ रही है, उसमें हम सब जानते हैं कि पानी का वेस्टेज वो डे बाई डे बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है। चाहे गाड़ी धोने की बात है, चाहे लॉन की बात है, चाहे किचन की बात है, चाहे हमारे बाथरूम से उनमें शावर्स की बात है। तो इसलिए हमें वाटर बजट के ऊपर, वाटर बजट एक बहुत बड़ा शब्द है। जब तक हम वाटर बजट, क्योंकि बजट का मतलब कि हमारी आय क्या है और खर्चा क्या है, जिस दिन हम ये बात समझने लग जाएंगे कि भाई हमें वाटर का भी एक बजट के हिसाब से बात करनी है, कि जितना हम दोहन कर रहे हैं तो उतना हमें स्टोरेज भी करने की आवश्यकता है, हमें रिचार्ज भी करने की आवश्यकता है। तो वाटर बजटिंग पर बात करना बहुत आवश्यक है। किसानों को इस मामले पर और ज्यादा जागरूक करने की आवश्यकता है कि हम इस तरह की फसलों की बुआई करें, इस तरह के फसलों का चयन करें जो कम पानी में पकती हो, कम समय में पकती हो। आजकल ऐसी वैरायटीज आ गई कि कुछ फसलें जिनमें पहले पुरानी वैरायटी आती थी कि 90 से 100 दिन लेती थी या 120 दिन लेती थी, लेकिन 60 से 70 दिन के अंदर पकने वाली वैरायटीज भी आ गई। तो हमें ऐसी फसल का चुनाव करें जो जिसको कम पानी चाहिए,
सूखा सहन करने वाली हो, उसमें भी ऐसी वैरायटी का चयन करें जो कम समय में पकने वाली हो, जिसको कम पानी की आवश्यकता हो। और कुछ खेती के अंदर हमें जो नई सिंचाई की प्रणालियां हैं, यदि माइक स्प्रिंकलर सिस्टम तक हम पहुंच चुके, लेकिन उससे भी आगे माइक्रो इरिगेशन की बात है, ड्रिप की बात है, ड्रिप के साथ में मल्च की बात है। क्योंकि अब किसान, अभी पिछले दिनों में लूणकरण सर गया था निरंजन सिंह जी, वहां मैंने एक काश्तकार का खेत देखा, तो मुझे ये लगा कि ठीक है, पढ़ाई में और शिक्षा रोजगार में तो अपना जिला बहुत आगे है, लेकिन वहां जाके मुझे लगा कि शायद खेती में तो वो किसान हमसे भी आगे। लूणकरण सर के कोई किसान थे, उन्होंने 3 पोली हाउस बना रखे, गोदारा के, मैं नाम तो अभी भूल रहा हूँ, गोदारा है, 3 पोली हाउस का पूरा एक बूंद पानी को वो कलेक्ट करते हैं, स्टोर करते हैं, रीयूज करते हैं। उन्होंने, उनकी जोत बहुत बड़ी है, जमीन खूब है उनके पास में, ट्यूबवेल भी है, लेकिन हर फसल, चना भी, मेथी भी, गेहूं भी, पूरा का पूरा ड्रिप पर, कोई उनके स्प्रिंकलर नहीं, पूरा ड्रिप के ऊपर। और ड्रिप पर था क्या, यूनिफॉर्म क्रॉप, पैदावार भी ज्यादा, पानी की भी बचत, है ना। इसी तरह से एक मॉडल विलेज है जोधनेर के पास में, कभी आप जाओ तो एक बार जरूर देखना, बसेड़ी। उसको आजकल लोग मिनी इजराइल बोलने लगे, उसी गांव को, बसेड़ी को। एक गांव में कम से कम, मतलब अब तो वो एक क्लस्टर हो गया, गांव क्या कहें तो, पहले शुरुआत गांव से हुई थी, लेकिन अब तो वो जो 2-3 गांव हो गए तो एक क्लस्टर हो गया। उस क्लस्टर में कम से कम 500 से 600 पोली हाउस, और वहां ऐसे भी कास्ट, वहां पानी नहीं है बिल्कुल भी पीने के लिए, वो एक तरह से टैंकर भी मंगवाते हैं, लेकिन पोली हाउस से वो पूरा पानी स्टोर कर रहे हैं। उनके सबके फार्म पोर्ट बने हुए हैं, खेत का पानी बह करके उसमें आ रहा है, बरसात होती है तो पोली हाउस का पानी उसमें पूरा जा रहा है। और कभी भी आप उधर जाओ, या पोली हाउस का एक सक्सेसफुल मॉडल अगर देखना हो तो बसेड़ी की विजिट आप जरूर करें। वहां से ऐसे काश्तकार, मैं खुद गया हूँ, देख के आया हूँ मैं, बलराज सिंह से आपकी बात होती है तो कभी आप उनसे चर्चा करना। उस गांव में कुछ काश्तकार ऐसे भी हैं कि वो ये कह रहे हैं कि हम, जो एक पोली हाउस होता है 1 एकड़ से छोटे एरिया का, 1 एकड़ से छोटे एरिया का, उससे हम एक साल में 10 लाख रुपए से भी ज्यादा अर्निंग करते हैं। पानी नहीं है, या तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग, या फार्म पॉन्ड, या जो यूनिक मेथड इरिगेशन की, चाहे मल्चिंग की बात हो, चाहे ड्रिप की बात हो, या सब सरफेस मेथड हो। और अब हालत ये हो गई सर वहां कि उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बीज बेचने वाले भी वहीं आ रहे हैं, पॉली हाउस में कहीं कोई दिक्कत आ गई तो उसके भी स्किल्ड लेबर वहीं आ रही है, उसमें खेती करने वाले जो स्किल्ड लोग हैं धौलपुर साइड के, वो भी वहीं आ रहे हैं, हर सिस्टम से करवाने को, खेती करने को तैयार है। शेयर फार्मिंग में करनी है तो भी वो तैयार है, अगर मजदूरी में करनी है तो भी, क्योंकि उसमें थोड़ा सा वो स्किल का काम है, दक्षता का काम है, कब उसमें धागा बांधना है, कब उसमें निपिंग करनी है, कहाँ बीज लगाना है, कितनी गहराई पर लगाना है, कब उसको न्यूट्रिएंट देना है, कब पानी देना है, उसमें थोड़ी सी भी लापरवाही हो जाती है तो पूरा काम गड़बड़ हो जाता है। तो इसलिए ये कुछ इस तरह के सक्सेसफुल मॉडल हैं, अगर हम भी उनको अपनाएं, या किसानों को हम थोड़ा सा प्रोत्साहित करें, मोटिवेट करें, तो मेरे हिसाब से जल की बचत भी होगी और किसानों की आमदनी में भी बढ़ोतरी होगी। तो मैं एक बार पुनः मोदी जी को और सहल जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक इस तरह के मुद्दे के ऊपर इस तरह का एक सार्थक संवाद रखा, और मुझे भी यहाँ आने का मौका मिला। थैंक यू।